नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एंकर वसुंधरा और आप सभी का यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो कि लिखने में बखूबी अपना कार्य निभा रही हैं और साथ ही उनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पत्र लिखने के साथ साथ फोन कॉल पर भी हौसला अफजाई की। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनके इस मुकाम तक पहुँचने का राज उनसे जानते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कॉल किया था, यहाँ तक कि आपको पत्र भी लिखा था, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और ऐसा किस कारण हुआ? माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन पर लिखी हुई पुस्तक कारवां जरूरी है, जो उनके जीवन के संघर्षों और देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की यात्रा का एक रिपोर्टाज है और कविताओं के माध्यम से लिखा गया है। इसे मैंने प्रधानमंत्री जी को भेजा था और उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। समय की व्यस्तता और कई तरह की और भी जिम्मेदारियों की वजह से अभी तक मुझे उन्होंने समय तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे व्यक्तिगत पत्र और टेलीफोन कॉल करके मेरे लिखने का बहुत ही आभार प्रकट करते हुए मुझे भविष्य में अच्छी लेखनी चलाने का भी संदेश भी दिया और आशीर्वाद भी दिया। जी, हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है और साथ ही डॉक्टर साहब, हमने आपकी बहुत सी बुक्स पढ़ी है, मार्केट में भी आती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि आपको कविताओं में ज़्यादा रुचि है। तो इसका क्या कारण है? मुख्यतः साहित्य से जुड़े होने के कारण कविताएं और गद्य दोनों रूप से कार्य चल रहा है, लेकिन मुख्यतः संवेदना से ज़्यादा जुड़ा होने के कारण मुझे कविताओं के प्रति ज़्यादा आकर्षण है और कविताएं अपनी भावनाओं को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्त करने में सक्षम होती हैं। इसलिए मेरी जो विचार शैली है वो कविताओं का सहारा लेती है। तो सर, इससे पहले आपने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं और एक किताब को लिखने में लगभग कितना समय लग जाता है? खास तौर से किताबों के लिखने और किताबों के छपने की अवधि का अंदाज़ा ठीक से नहीं लगाया जा सकता। कुछ किताबें बहुत जल्दी लिखी जाती हैं और बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाती हैं। कुछ किताबों को लिखने में भी समय लगता है और प्रकाशित होने में भी समय लगता है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल पाठकों की एक रुचि जो है किताबों के प्रति कम हुई है, जिसका कारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ख़ास तौर से युवाओं में इसका आकर्षण ज़्यादा है। लेकिन मैं इससे अभी तक बहुत सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि किताबें पहले भी लिखी गई हैं और आज भी लिखी जा रही हैं और भविष्य में भी लिखी जाएंगी, और जिनको साहित्य से और किताबों से प्रेम है वो ज़रूर किताबें खरीदेंगे और किताबें पढ़ते रहेंगे। तो सर, यहाँ तक आपके पहुँचने के मुकाम में आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है? किन से आपने सीख ली है? साहित्यकार जो होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है। वो समाज में घटित तमाम घटनाओं को, अपने साथ घटित घटनाओं को बड़े ही संवेदनशील ढंग से उसे लेता है और लेने के साथ साथ उसे वो लिखने की कोशिश करता है। प्रतिभा और गरीबी में दोनों में चोली दामन का साथ है। प्रतिभाशाली व्यक्ति संघर्षों से गुजर के ही ऊपर आता है। जिनको सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं उनकी संवेदनाएं थोड़ी कम होती हैं। मेरा ऐसा अपना निजी विचार है। संघर्ष से ऊपर आने की यात्राएं, जितने लोग ऊपर आए हैं समाज को उन्होंने दिया है, उन्होंने संघर्ष जरूर किया है। मेरा मानना है कि बिना संघर्ष से अनुभव और ज्ञान कम मिलता है। लेखन भी एक संघर्ष यात्रा है जिसमें व्यक्ति बहुत कुछ देखता, समझता, महसूस करता है, सामना करता है और उसके बाद उनको अक्षरों में बांधता है और बांध करके वो एक प्रकाशक से आशा रखता है कि उसे छाप करके समाज के हाथों में पहुंचाए। एक प्रकाशक की और एक लेखक की दोनों की भूमिकाएं हैं कि लोगों की भावनाओं को समझते हुए लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों की समस्याओं को समझते हुए ऊंचे स्तर पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचाया जाए। ये साहित्यकार की एक सोच होती है और सच में कहा गया है, साहित्य समाज का एक दर्पण होता है जिसमें समाज अपना प्रतिबिंब देखता है।
बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही और यहाँ तक पहुँचने के लिए संघर्ष तो बिल्कुल होता ही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लेखन के साथ-साथ आपका और क्या व्यवसाय है? क्या आपका ऑक्यूपेशन है? और इसके साथ-साथ आप समाज सेवा में किस तरीके से अपना योगदान देते हैं? जीवन जीने के लिए और मन की खुशी के लिए दोनों काम अलग अलग हैं। साहित्य की रचना मुख्यतः व्यवसाय नहीं है, यह एक शौक है और बहुत महंगा शौक है। जीवन जीने के व्यवसाय के रूप में जैसा आपका पूछना है, मैं पिछले 30 वर्षों से हिंदी अध्यापक के रूप में कई संस्थाओं में काम कर चुका हूँ। आजकल संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल में बतौर हिंदी अध्यापक और इनका जनसंपर्क अधिकारी भी हूँ। इसके अतिरिक्त सामाजिक सेवा में सेवा करके कहना मुझे उचित नहीं लगता, लेकिन लोगों को प्रेरणा देने के लिए मुझे ज़रूर कुछ बताना पड़ेगा। मलिन बस्तियों में वे बच्चे जो भूख और अशिक्षा से बहुत पीड़ित हैं, उन्हें शाम को 1 घंटा देना मेरा निजी शौक है, इंसानियत की सेवा है और एक अध्यापक का धर्म है। तो सर, हमने सुना है कि आपको पिछले साल 15 अगस्त पर सम्मानित भी किया गया। क्या वो इसी चीज़ के लिए सम्मानित किया गया था कि आप रोज़ाना 1 घंटा उन गरीब बच्चों को देते हैं जो कि पढ़ाई नहीं कर सकते, आप उनको पढ़ाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं मलिन बस्तियों में, जिन्हें हम यहाँ की शाब्दिक शब्दों में डेहा बस्ती या गरीब लोगों के बच्चे जो स्वेच्छा से या आर्थिक कमजोरी के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना और बच्चों को 1 घंटा उनको यथासंभव समय दे करके पढ़ाना, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं बल्कि उन्हें पाठन सामग्री और कई अन्य वस्तुओं को भी कई संस्थाओं और दानी सज्जनों से मुहैया कराने की मैं एक छोटी सी सेवा करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है सर, हम सबको इसी तरीके से सीख लेकर के हमें भी अपना योगदान इन सब चीज़ों में देना चाहिए। तो सर, जीवन में यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं इस यहाँ तक पहुँचने के लिए? आपके जवाब में बस यही कहना चाहूँगा कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं मिलती है, किसी को आसमान नहीं मिलता। गॉड मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज एक कहावत है कि इंसान कुछ सोचता है और भगवान कुछ करता है। मेरी तरफ से व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य को फोकस करते हुए अपने कामों को संपादित करते रहिए, लक्ष्यों को ध्यान में रखिए। मैं डॉक्टर कलाम से भी बहुत प्रेरित हूँ। वो एक अच्छा ऊंचा सपना देखने का मार्गदर्शन देते हैं। सभी विद्यार्थियों, सभी संघर्षी लोगों, खास तौर से लड़कियों से मेरा आग्रह है, उन्हें मेरा संदेश है कि वो ऊंचे सपने रखें। जब तक आप ऊंचे सपने नहीं रखेंगे, आप अब ऊंचाइयों को नहीं छू सकते, क्योंकि ऊंचे सपने देखने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती। उनको पूरा करने के लिए केवल मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ मेहनत और मेहनत और मेहनत ही एक ऐसा जरिया है जो हम अपने लक्ष्य, अपने मुकाम को पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद आपको आपके पूरे परिवार सहित राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया था? बिल्कुल आपने सही सुना है और मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस होता है कि देश के वैज्ञानिक मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी हुई पुस्तक जब मैं उन्हें बाई पोस्ट भेजा तो उन्होंने उसे पढ़ने के बाद मुझे राष्ट्रपति भवन बुलाने का निमंत्रण भेजा। यह मेरे लिए बहुत ही अत्यंत अविस्मरणीय क्षण रहा। मेरा छोटा बेटा किशन भी, जो उस समय मात्र 6 वर्ष का था, वो उनसे मिलना चाहता था। मैंने टेलीफोन से उसकी भी सूचना दी तो डॉक्टर कलाम ने मुझे सपरिवार निमंत्रित किया और मुझे बहुत सारी जिज्ञासाओं को शांत किया, बहुत सारे प्रश्न किए। मूलतः मैं ग्रामीण जीवन से संबंध रखता हूँ। गांव की ज़िंदगी कितनी संघर्षशील होती है और आजकल क्या चल रहा है उसके बारे में भी वो मुझसे अवगत हुए और उन्होंने मुझे छोटी मोटी भेंट भी दी, जिसे मैं एक बहुत बड़े तोहफे के रूप में आज भी संभाल कर रखा हूँ। उनके साथ मेरा जो चित्र है वो भी मैं अपने घर में टांग के रखता हूँ और लोगों से बताता हूँ
कि मुझे देश के एक ऐसे नायक ने निमंत्रण भेजा था मेरे जैसे सामान्य आदमी को, वो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है। बिल्कुल सर। तो सर अब आने वाले समय में आपकी कौन कौन सी किताबें और आने वाली हैं? मेरी 3 किताबें पाइपलाइन में हैं। पहली किताब, मैं इस महामारी के दौरान अपने जीवन को बलिदान देने वाले कई डॉक्टर्स, कर्मचारी, पुलिस और अन्य स्वास्थ्यकर्मी को समर्पित शीर्षक है मेरी किताब का, इसीलिए हमने दिए जलाए। वो प्रकाशक के पहुंच पहुंच चुकी है। दूसरी किताब इसके पहले वीरबधू, जो भी प्रकाशाधीन है, वो उन महिलाओं के प्रति समर्पित है जिनके पति देश की रक्षा के लिए शहीद हो चुके हैं। पति के जाने के बाद उन पत्नियों को कितनी मुसीबत और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उनके दर्द को बयां करने के लिए मेरी किताब है वीरबधू। और तीसरी किताब, हाल में ही हमारे नौजवान फिल्मी नायक सुशांत सिंह राजपूत जो अकाल मृत्यु के शिकार हो गए हैं, उनकी डायरियों में कुछ सपने मिले हैं। उन सपनों को मैं उजागर करके दुनिया के सामने लाना चाहता हूं कि उनके कुछ अधूरे सपने हैं, वो पूरे ना हो सके। कुछ लोग ऐसे आए जो उनके अधूरे सपनों को पूरे करने की हिम्मत जुटाएं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो आप ऐसा क्या संदेश हमारे सभी दर्शकों को देना चाहेंगे कि सभी लोग आपसे प्रेरित होकर के वो भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की ठान लें? अभी तक मैं समझता हूँ मैंने कोई मुकाम हासिल नहीं किया है। एक संघर्ष की शुरुआत है। एक कारवां बनाना चाहता हूँ जिसमें बहुत लोग शामिल हों और मिलजुल करके आगे बढ़ें। सबके सपने अपने हों, सब लोग मेहनत से चलें। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि जब हम लोगों के लिए दृष्टांत बनेंगे। केवल मैं नहीं, पूरा समाज। मैं कुछ नहीं होता, मैं की जगह हम प्रयोग करते हैं। हम सभी लोग ये कोशिश करें, सपनों को साकार करने की हिम्मत जुटाएं। कारवां बुलंद होता रहेगा, चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और दर्शकों आपसे भी हम यही उम्मीद करेंगे कि आपने भी बहुत कुछ हमसे सीखा होगा। आज हमारे सर से आपको भी बातचीत करके बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपने क्या सीखा हमें भी एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।